Good evening, Samir. How are you? Good evening, Manish. I'm very good. How are you? I am we are so fine. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू पूरी विल्सन Thank क्लासेस you very परिवार much की for तरफ inviting से me. जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एंड those who don't know Mr. Samir, I will introduce him. He has cleared UPTGT 2021 examination with rank 8. Okay, so everyone will congratulate Mr. Samir, and after that he will share his experience, his strategy, and how he came into the field of teaching and how he became a good teacher. And let's hope he will share every important thing that we need to clear our upcoming examinations too. Okay, Samir, at first I want you to introduce yourself and how you decided to be a teacher. Thank you very much, Manish, for such a nice and exemplary introduction. I don't think that I deserve this much, but yeah, I'm like all of us are friends only, and I'm ready to help. So introduction की बात आती है तो I hail from a suburban town of Rajasthan, which is on the border of उत्तर प्रदेश. भरतपुर से का रहने वाला हूँ मैं. और बॉर्डर पे है तो मथुरा और आगरा मतलब नेबरिंग सिटीज है हमारे. एजुकेशन मेरी यहीं से हुई. उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पे मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी. उसके बाद मैंने अडल्ट एजुकेशन में मास्टर्स करी और उसके बाद फिर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी में आया और उसके साथ साथ मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इंग्लिश में. तो ये एक तरह से मतलब शॉर्ट इंट्रो है मेरा. और इससे पहले मैंने एक एसएससी का एग्जाम दिया था, एसएससी सीजीएल जो होता है. तो उसमें आई स्कोर्ड 200 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन एसएससी सीजीएल मेंस. Very और यूपीटीजीटी के साथ साथ में डी ट्रिपल एस बी का जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें आई हैव स्कोर्ड 135 मार्क्स. तो okay. उसमें भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा सिलेक्शन हो जाए. And I have तो scored ये मतलब 116 marks. So या दैट्स अ गुड स्कोर, दैट्स अ गुड स्कोर. let's hope I also get the job this year. Okay, अगर Samir. सब So, कुछ सीख रहा तो शायद हम लोग साथ में काम करने का मौका मिले हमें. yes, sure, sure. So let me tell. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि when and how you decided to be a teacher. मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक्चुअली दोनों टीचर्स हैं. Oh, तो that's बचपन से nice. घर में वो एजुकेशन वाला माहौल था. तो जब छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे उनके. तो वहां पे मेरे को एक डिस्पैरिटी बहुत देखने को मिलती थी. मतलब हम शहर के स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहीं पे एक गांव का बच्चा है. तो हम छोटे थे तो ये समझ नहीं पाते थे कि वो ऐसा क्यों हो रहा है. बट वो देख के ना मन में एक सवाल उठता था कि ऐसा हमने क्या किया है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं. हम Okay. तो वहां पे बचपन में वो थॉट आया था. लेकिन वक्त के साथ जैसे बड़े होते हैं तो सपने बदलते रहते हैं, बहुत ही फिकल माइंड होता है हमारा. तो वो चीज बहुत पीछे रह गई. एंड आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी तो फाइनल ईयर में ऐसे एक दिन टीचर डिस्कशन कर रहे थे कि अब कॉलेज के बाद किसको क्या करियर चूज करना है. एंड वहां पर सब लोग थे कि यूपीएससी में जाना है, एमबीए करना है, अपना बिजनेस करना है. बट देयर वाज अ सिंगल पर्सन हु वाज रेडी टू बिकम अ टीचर. एंड उस चीज से टीचर भी शॉक थे. दे वर लाइक कि एजुकेशन में किसी को क्यों नहीं जाना. और मैंने भी उस दिन सोचा, मतलब वो मुझे बचपन वाला वो याद आया कि यार मुझे भी टीचर बनना चाहिए. बचपन में सोचता था तो मैं टीचर क्यों नहीं बन रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट उसमें क्यों क्रिएट नहीं हो रहा है. वो थॉट आके वहीं पर रह गया. 2-4 दिन मैंने सोचा बट ऐसा कुछ खास डिसाइड नहीं कर पाया. उसके बाद थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ. तो मैंने एसएससी की प्रिपरेशन शुरू की और दिल्ली में मुखर्जी नगर है, वहां पे मैं गया. वहां पे मैंने क्लासेस में डेमो वगैरह लिए. काफी कोचिंग तो मतलब ज्यादा नहीं करी लेकिन जितना करी. तो वहां पर मैंने एक चीज देखी कि जो लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही उनमें कमियां हैं, है ना, उनमें बहुत ही गैप है. मतलब एक तरह से बच्चों को रटा रहे हैं चीजों को. और क्योंकि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन का इंग्लिश में बहुत कमी है ना, उसका बहुत अभाव है. तो वहां पे मुझे लगा कि अगर मैं मेहनत करूं तो मैं वो चीज, वो जो गैप है, वो जो अभाव है, उसको दूर कर सकता हूँ. मुखर्जी नगर बीइंग द सेंटर ऑफ एजुकेशन इन एंटायर इंडिया, है ना, जहाँ पे यूपीएससी के लिए भी बच्चा जाता है, एसएससी के लिए भी बच्चा जाता है, वहां पे ऐसे मैं कहूंगा कमजोर टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो बहुत बच्चे उन पे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं. लेकिन फिर भी वो क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश का नहीं दे पा रहे हैं. कुछ एक किताबें हैं, उनके जो नोट्स हैं वो उन्होंने अच्छे से रटे हुए हैं, बट अगर उसके बाहर हम कुछ भी पूछते हैं तो उनको दिक्कत होती है बताने में.
इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन उनको नहीं आता है, दे कांट स्पीक डिसेंट इंग्लिश, है ना। यस। तो काफी सारी कमियां आती है और मुझे लगा कि जब हम में वो कैलिबर है कि हम वो कर सकते हैं तो आई शुड गो इन दिस। और वहीं से मैंने मतलब एसएससी को छोड़ा, एसएससी का एग्जाम दिया, क्वालिफाई भी किया, लेकिन उसके बाद फिर एसएससी की ज्वाइनिंग से पहले मेरी ये वाली यूपीटीजी का एग्जाम दिया और ये वाली ज्वाइनिंग आ गई। तो अब जो भी है अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और सब आपके सामने आया। आई होप कि आप जो भी आपने जो सोचा है, आप एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि साथ मिलके हम सब कुछ अच्छा अचीव करेंगे। या सो या फॉर श्योर फॉर श्योर। एक जो जो मेरी भी थिंकिंग है कहीं ना कहीं, व्हेन आई वाज इन क्लास 11th I got a small interaction with another teacher who came outside from my school. Basically I read in government school, तो समझ सकते हो गवर्नमेंट स्कूल का क्या सिस्टम है, क्या हाँ हाँ हाँ। सिनेरियो रहता है। सो एक टीचर बाहर से आए हुए थे, जानते जैसे कि आप पोस्टिंग पे जा रहे हो कहीं, तो 2-4 दिन के लिए वो आया था। डेट वाज अ वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सन। सो कहीं ना कहीं वहां से मोटिवेशन मिली। मैं सपोज करता हूँ आपको भी, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे, या जो भी लोग हैं, किसी ना कहीं से मोटिवेशन जरूर मिली होगी। बिकॉज हमारा जो प्रोफेशन है वो नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है ना। जिससे बिल्कुल हम सब बिल्कुल। आईएएस पीसीएस के बारे में बात करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है किसी वेब सीरीज से। तो यहाँ भी मोटिवेशन मिलता है। और जो भी दोस्त वीडियो देखेंगे वो जरूर बताएंगे उनको मोटिवेशन कहाँ से मिली है। ठीक है, चलिए। तो आपने बिल्कुल बता बिल्कुल। दिया आपने एसएससी से किस तरीके से आप यूपी टीजीटी में आए, आपने डी ट्रिपल एसपी भी दिया है। तो एक बार स्मॉल जर्नी बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन अपनी यूपी टीजीटी के लिए। देखिए जैसे कि मैं जब दिल्ली में था तभी मैं सोच चुका था कि टीचर ही बनना है। और बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, रीट का एक एग्जाम होता है, आप सबने नाम सुना ही होगा, जो भी हाँ टीचिंग से एसोसिएटेड जी। है। और बहुत ही पॉपुलर एग्जाम होता है, मतलब लाखों बच्चे देते हैं। और राजस्थान में तो उसको ओलंपिक ऑफ क्या बोलते हैं, भर्तियों का ओलंपिक भी बोला जाता है हिंदी में, है ना। और वैसे बोलते हमारे हैं कि यहाँ रीट उत्सव हो रहा सुपर है। टेट है, हमारे यहाँ सुपर टेट हाँ भी सुपर होती है। टेट है, क्योंकि काफी बच्चा उस एग्जाम को देता काफी है ना। बच्चे। और सरकार भी बहुत सारे अरेंजमेंट करती है उस चीज के लिए। तो उसके लिए मैंने जो है अप्लाई किया था। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ सम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, वो एग्जाम 5 से 6 बार पोस्टपोन्ड हुआ। या और जब एक एग्जाम 2 साल तक या 3 साल तक लंबा खिंच जाता है और वैसे पोस्टपोन्ड हो रहा हो रेगुलरली, तो एक स्टूडेंट जो है वो बहुत डिमोटिवेट होता है। हम जो पढ़ रहे होते हैं उसका फ्लो ब्रेक होता है ना। और वैसे भी लगता है कि 6 महीने बाद नौकरी लग जाएगी, बट वो 6 महीने बाद एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, फिर वही 3-4 महीने का एक्सटेंशन। तो उस चीज से मैं बड़ा परेशान हो चुका था। और नवंबर 2020 में पहली बार जो है कि यूपीटीजीटी का फॉर्म निकला था। या तो उस वक्त मैंने यूट्यूब पे देखा, तो सिलेबस देखा और मैं बड़ा घबरा गया, क्योंकि लिटरेचर जो था वो मैं छोड़ चुका था काफी पहले ही। हाँ वो तो है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा, है ना। तो लगा कि यार ये इतना वाइड सिलेबस है, इसको शायद मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। और क्योंकि रीड की तैयारी कर रहे थे, उसमें लिटरेचर आता नहीं है, उसमें हम्म, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स थोड़ा ढेर अलग सारे सिलेबस सब्जेक्ट। होता है उसका। हाँ। तो उस वक्त मैंने उसका इसके लिए अप्लाई करा ही नहीं। लेकिन फिर क्योंकि रीट दोबारा 2 बार पोस्टपोन हुआ और मार्च में लॉकडाउन लग चुका था, मार्च 2020 में, उस जी। वक्त फिर से फॉर्म ओपन हुए यूपीटीजीटी के। यस तो उस यस। वक्त मैं बहुत कंफ्यूजन में था कि क्या जिस एग्जाम के लिए मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ उसी को परस्यू करना चाहिए, या फिर बीच से बीच में यूपीटीजीटी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दूं। क्योंकि सरकारी एग्जाम में बहुत वो होती है, अनसर्टेनिटी होती है। आपको नहीं पता कब कौन सा पेपर लीक हो जाए, कब कौन सी भर्ती कैंसिल हो जाए। तो मार्च से लेके अप्रैल तक मैंने फॉर्म नहीं भरा। हम्म। मई के स्टार्टिंग तक, और यूपीटीजीटी का फॉर्म भी बिकॉज कोविड था तो वो एक्सटेंड हो रहा था बार बार, उसकी जो डेडलाइन थी। मई में जाके मैंने उसमें अप्लाई किया। और मतलब ये मैं डेस्टिनी ही मानूंगा या गुड लक मानूंगा, या फिर वही कि भगवान ने मुझे डायरेक्शन दिया कि आई शुड अप्लाई फॉर दिस। मई में मैंने फॉर्म अप्लाई किया और थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया उसके लिए। बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग लिटरेचर अगेन, तो वो जो इंटरेस्ट था, वो जो कॉलेज वाला, वो दोबारा से उसमें क्रिएट हुआ। एंड देन आई क्विट माई प्रिपरेशन फॉर रीड, मैंने वहीं पे वो बंद कर दी। और फिर आप देख सकते हैं कि मई से जून जुलाई अगस्त, रफली मेरे पास 3 महीने थे। तो 3 ही महीने मैंने प्रिपरेशन की और उसका रिजल्ट था जो भी आपके और हमारे सामने है। That is not destiny, that is your hard work and sheer determination ना। डेस्टिनी हाँ इतनी मतलब अच्छी इस नहीं। चीज को, हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। डेस्टिनी मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं प्रिपरेशन कुछ और कर रहा था, है ना। हाँ और वो बिकॉज होता यू है आर ना कि फील्ड रास्ता एकदम ऑफ। से बदला, कोविड था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी, हाँ उसकी वजह से वो एक टर्न हुआ। दैट मीन्स आपने तो ऑफलाइन इसका कोचिंग नहीं मतलब दिया इसके लिए, और यूपीटीजीटी ना। नहीं 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 नहीं, ऑफलाइन कोचिंग मैंने नहीं लिया है। हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? यस यस। हाँ, मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया है, मैंने कहीं भी कोई भी कोचिंग नहीं लिया है। मैंने यूट्यूब पर ही देखा, आपके चैनल को भी मैंने फॉलो किया काफी।
तो उसमें जैसे आपने बुक लिस्ट बताई हुई है ना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे भी मेरी काफी हेल्प हुई। वहां से देखा मैंने और खुद से इसके लिए प्रिपरेशन की। और इनिशियली मतलब कुछ 1 महीने तक जब तक सारी चीजें मेरे लिए नई थी, तो उसमें भी बहुत डिमोटिवेटेड था मैं, कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ऐसा ना हो कि मैं वहां भी सिलेक्शन ना हो पाए मेरा और यहाँ भी सिलेक्शन ना हो पाए। और एग्जाम के टाइम पे ना बहुत सारी रूमर्स आती हैं कि एडहॉक वाले टीचर्स नहीं जुड़े इसलिए एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एग्जाम पोस्टपोन हाँ, हो बहुत जाएगा। ज्यादा। तो हाँ, तो मेरी एक ये एडवाइस है जो भी फेलो एस्पिरेंट्स है, जो हमारे दोस्त अभी तैयारी कर रहे हैं, कि रूमर्स पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं है, हमारे बिल्कुल। हाथ में सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है पढ़ाई करना, अपना काम करना। हम वो करते रहे बस, और वो पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ करते रहे। अभी शायद टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे ही कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि मिनिमम कितने महीने की तैयारी इनफ है यस, ना, यस। कितने महीने का टाइम चाहिए होता है स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए। तो हाँ। मैं यही बोलूंगा कि जब 3 महीने में मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, 3-4 साल पहले मेरे ग्रेजुएशन किया था और वो सब छोड़ा हुआ था लिटरेचर वाला पोर्शन, और जब मैं इतनी अच्छी रैंक ला सकता हूँ, तो आप भी सब लोग मेरे से तो इंटेलिजेंट ही हैं, है ना, तो बिल्कुल। बहुत अच्छे से रैंक ला सकते हैं। मतलब एग्जाम पास करना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, इनफैक्ट आप रैंक भी ला सकते हैं अगर आप 3 से 4 महीने अच्छे से पढ़े तो। और नाउ दैट वी आर सीइंग कि जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। तो अभी हमारे पास इनफ टाइम है उसके लिए, अगर हम आज भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है, जो सिलेबस फॉर्मेलिटी के रूप में देखा है तो 4 पैटर्न में सिलेबस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऑथर्स एंड देयर वर्क्स बिल्कुल। है, ग्रामर है, वोकेबलरी और थोड़ा बहुत ट्रेड टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारा पोर्शन है, ठीक है। तो मुझे एक हाँ बात बताइए कि कितना टाइम हम एक पोर्शन को दें कि हमारा जो है तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए, इसको ना मैंने मतलब पर्टिकुलरली इसको मेजरली दो हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा लिटरेचर ले लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50% कवर करता है, जी 60 से 65 बिल्कुल, क्वेश्चन में बिल्कुल, आते हैं, बिल्कुल। है ना। नो और डाउट। 50% हम उसको ग्रामर में ले सकते हैं, 60 से 65 के ऊपर नीचे 62-63 ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दोनों को इक्वली टाइम डिवाइड किया जाए, है ना। और मेन इसमें जो लीड मिलता है, देखिए लिटरेचर जो है ना हम सभी लोग रट लेते हैं, तो वो हम्म। सबका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर सा होता है। अगर आपको और बच्चों से, फेलो एस्पिरेंट से आगे निकलना है, तो आपकी ग्रामर पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ग्रामर ऐसी होती है कि क्योंकि ज्यादातर जो कंपटीशन देने वाले लोग हैं वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हाँ। लैंग्वेज स्पीकिंग की इतनी आदत नहीं होती और ग्रामर की भी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। तो वहां पे अगर उसकी आप अच्छी तैयारी करें, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और फेलो कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कर सकते हैं। तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा थोड़ा ये था कि ग्रामर पोर्शन एकदम तैयार तो नहीं था, बट बेस उसका था, तो उस पर नहीं, मैंने थोड़ा आपने कम ध्यान बताया दिया। कि एसएससी सीजीएल में आपका 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए हैं, दैट मींस योर वोकेबलरी एंड ग्रामर इज हाँ, क्वाइट गुड, क्वाइट इनफ, बहुत अच्छा था वो तब। थोड़ा ये था कि उस चीज को छोड़े हुए थोड़ा टाइम हो चुका था, तो वही मैंने बोला कि बेस था मेरा उसमें, तो उसके लिए मैंने थोड़ा कम टाइम दिया। और लिटरेचर के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट किया, क्योंकि वो काफी टाइम से मैंने उसको छोड़ा हुआ था। और एक थोड़ा हमारा ये होती है कि जैसे जैसे हम यूट्यूब पे सुनते हैं, देखते हैं, तो काफी सारी बुक्स, काफी सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, ये तो मैंने है। वो चीज बिल्कुल नहीं की। मेरे पास सिर्फ 2-3 बुक्स थी पूरी, तीनों मतलब ग्रामर और लिटरेचर वोकैब सबको मिला के, वो पूरी 2-3 किताबें ही मैंने पढ़ी। अच्छा। और कोई भी कंपटीशन हो इनफैक्ट, तो मैं उसमें यही एडवाइस करूंगा कि आप स्टडी मटेरियल लिमिटेड रखें अपना, लेकिन उसका रिवीजन बहुत बार करें। हम्म। रिवीजन इज द की, किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन इज द की। ऐसा टॉपिक पे आ गए जो सबकी बहुत डिमांड रहती है, बुक्स के बारे में सबको ये जानना रहता है कि वो कौन से जादुई की 3 किताबें आपके पास थी जिसने आपको रैंक होल्डर बनाया, तो जी प्लीज शेयर करिए। जी, देखिए बुक्स ही ऐसी चीज होती है जो एक ह्यूमन की, एक इंसान की सबसे बड़ी फ्रेंड होती है। ठीक है, वो कभी धोखा नहीं देंगी और हमेशा लॉयल रहेंगी। तो एक किताब है जिसको मतलब कह सकते हैं कि मैं उसकी पूजा भी करता हूँ, है ना। नीतू मैडम है, नीतू सिंह मैडम है, पैरामाउंट में जो पहले पढ़ाती थी, अभी केडी कैंपस जिनका कोचिंग चलता है, तो उनकी वॉल्यूम 1 आती है ग्रामर के लिए, वो सबसे बेस्ट बुक है। इंडिया के वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं, चाहे वो टीचिंग के हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, उससे अच्छी बुक नहीं है। तो और भी किताबें हैं, लोग एसपी बख्शी पढ़ते हैं, लोग काफी काफी सारी बुकें, अरिहंत पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, ल्यूसेंट पढ़ते हैं, लेकिन मैं कभी उस किताब के बाहर नहीं गया। और यकीन मानिए, क्योंकि मैंने इतने कुछ 2-4 एग्जाम्स तो दिए हैं, उस बुक से बाहर कुछ नहीं आता और उसके आसपास ही जो आता है, और आप मतलब 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से उस किताब को पढ़ा हुआ है तो।
यहाँ तक कि एसएससी को छोड़ दिया जाए, एसएससी या बैंक को छोड़ दिया जाए, तो जो हमारे टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे सेट हो, चाहे नीट हो, चाहे डी ट्रिपल एस हो, वोकैब भी मोस्टली उसी में से आता है। मतलब उसका जो वोकैब कलेक्शन है, जो ईडियम फ्रेज का कलेक्शन है, अगर आप उसको भी अच्छे से कर लेते हैं तो 90% वोकैब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था कि वोकैब और ग्रामर मैंने उसी से किया। कुछ मेरे नोट्स थे, मैंने उनको फॉलो किया। ये वोकैब और ग्रामर हो चुकी है। कॉम्प्रिहेंशन का ये था कि एक यूथ कंपटीशन गाइड आती है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, है ना। तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन के पुराने जितने भी आए हुए हैं यूपी टीजीटी में, यूपी पीजीटी में, उनको मैंने सॉल्व किया। और आप सीटेट के भी ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कहीं से भी उठा सकते हैं। बेसिक सी बात यह कि प्रैक्टिस वाली चीज है, वो चीज एक दिन में नहीं आती है ना, वो प्रैक्टिस से ही आती है। और कॉम्प्रिहेंशन आप इस तरह कर सकते हैं। और रह गया हमारा लिटरेचर, तो लिटरेचर के लिए एस के अरोड़ा जी की बुक आती है, यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से। पहली बार जब मैंने उस किताब को मंगाया तो काफी मोटी किताब थी और मुझे लगा कि पता नहीं ये कैसे हो पाएगी। हाँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑथर्स हैं, तो मैंने उसका काफी बार रिवीजन, एक बार में हम कुछ भी रट नहीं सकते हैं, तो मैंने उसको मतलब अच्छा ऐसा पढ़ा, करीब 8-10 बार तो पढ़ा ही होगा। उसके पीछे कुछ मॉक पेपर्स दे रखे हैं, उसमें से मेरी काफी हेल्प हुई। मतलब कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, कुछ कुछ आइडियोलॉजीज है या कुछ मूवमेंट्स हुए जैसे फेमिनिज्म हुआ, है ना, और भी कुछ हुए, तो वो किसने दिए, या फिर ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, ये टर्म किसने दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये चीजें रिपीट होती हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था लिटरेचर पोर्शन को लेके। ग्रामर और वोकैब की मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी। बट जब मैंने एग्जाम देखा, जब पेपर खोल के देखा, तो मैंने पाया कि काफी सारा, ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस है। वो सारे क्वेश्चंस वो थे जो मैंने अच्छे से पढ़े थे और मुझे अच्छे से याद थे। तो वो चीज का एग्जाम में बहुत फायदा मिलता है और एकदम से कॉन्फिडेंस आता है उस चीज को देख के। तो मैं बस यही सलाह दूंगा कि एस के रॉजर की जो किताब है वो मैंने पढ़ी थी, और आप भी उसी को पढ़िए। टीजीटी और पीजीटी के लिए वो बुक इनफ है। कुछ लोग आपके रंजीत सर है, रंजीत सिंह सर है शायद, उनकी किताब को भी अच्छा बताते हैं। हाँ, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ी तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरी चीज बात आती है, तो वोकैब में मेरा ये था कि जी बोलिए। नहीं, आप कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, वोकैब का थोड़ा ये था कि हम लोग सोचते हैं कि वोकैब हमारी बहुत ही जल्दी 1 महीने में, 2 महीने में हो जाए। वोकैब ऐसी चीज है ना जो थोड़ा टाइम लेती है। एक बार को ग्रामर का आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो वो कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन वोकैब ऐसी चीज है बहुत रिवीजन मांगती है, बहुत प्रैक्टिस मांगती है। तो उसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करता हूँ, और मेरा खुद का भी स्ट्रेटेजी होती है कि एक कॉपी में मैंने वोकैब लिखी हुई है। कुछ केडी कैंपस वाली जो मैंने बुक बताई उससे है, कुछ इधर उधर कंपटीशन में जो आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे है। तो जैसे मैंने एक दिन 15 अगर वोकैब याद की, आधा घंटा दिया मैंने वोकैब के लिए, 15 मैंने वोकैब याद की। नेक्स्ट डे मैं पहले उसको रिवाइज करूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 पे जाऊंगा। तो अगर हम इसी तरह करें, 15-15 वोकैब भी रोज करते हैं, 20 वोकैब भी रोज करते हैं, तो एक महीने में हम 600 वोकैब आराम से याद कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि 3-4 महीने हमारे पास है तो हम 2000 के पास आराम से वोकैब याद कर सकते हैं। हर महीने में 24 याद कर सकते हैं। डेली जैसे हमने एक पेज पढ़ा आज, तो पहले उसको रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट पेज पे जाए। 2 पेज हो गए तो फिर नेक्स्ट पहले 2 पेज को रिवाइज करें, उसके बाद 3rd पेज पे जाए। तो ऐसे क्या है कि हमारा रिवीजन साथ के साथ चलता रहेगा और 15 वर्ड्स हम नए याद करते रहेंगे। तो 4 से 5 महीने में 2 से 2,500 का वोकैब हो जाएगा, और इतना वोकैब जो हमारा एसएससी और बैंक के लिए भी इनफ है। तो टीचिंग का एग्जाम तो उससे कंपैरेटिवली इजी ही आता है। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा है आई थिंक इसमें। तो मैं आपकी बात को समराइज करूँ, देखिए आपने बताया आपने एस के अरोड़ा सर की बुक से पढ़ी है, मेरे पास डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि बोथ बुक्स आर सिमिलर, बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है मुझे नहीं लगता कि दोनों किताबों में है। अगर मैं कंटेंट वाइज जाता हूँ, मॉक टेस्ट वाइज जाता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, आई थिंक ऑलमोस्ट दोनों बुक्स में सेम है, ठीक है। और एक रंजीत सर की वीडियो भी है उनके यूट्यूब चैनल पे, मैंने देखा था। तो जहां उन्होंने बताया कि आप दोनों बुक्स परचेज करिए, जैसे कि सर आप बता रहे कि जो खुद की जो सेल्फ स्टडी है वो ही सबसे अच्छी होती है। एंड फॉर सेल्फ स्टडी यू 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 नीड सम बुक्स, आपको एक गाइडेंस चाहिए होगा, एंड दैट गाइडेंस यू विल फाइंड इन दोज पर्टिकुलर बुक्स। जैसे कि आपने केडी कैंपस का जो नाम दिया है नीतू मैम का, तो काफी अच्छा। मैंने कभी ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी वैसा फॉलो नहीं किया उनको, बट श्योरली अब मैं भी एग्जाम दूंगा तो मैं जरूर उनको फॉलो जी करूंगा, जी जी कोशिश करता हूँ। और मुझे एक बात जहां तक सर आपकी समझ में आई कि जो पोर्शन आपका वीक है, ये जस्ट तो जी अगर मैं मनीष हूँ, आप एक्स है, आप वाई हो, तो ये आप ही जानते हो कि आपको कौन सा पोर्शन वीक है।
सो बिल्कुल बिल्कुल, से ज्यादा सबको पता समय होती आपको है। उसी वीक पोर्शन पे देना होगा ना, आपको बिल्डअप बिल्कुल करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल। और प्रैक्टिस सेट सर आपने कोई सॉल्व किया था प्रैक्टिस के लिए? हाँ, यूथ कंपटीशन गाइड के नाम से आते हैं, उसके जी प्रैक्टिस जी। सेट्स मैंने लगाए थे। उससे देखो दो चीजें होती हैं। हम्म बेसिकली जो लिटरेचर के क्वेश्चंस थे, लिटरेचर वाले क्वेश्चंस तो वही जो एस करोड़ा वाली बुक में थे वही उसमें थे। तो हम्म। होता क्या है, एक बार आपने एस करोड़ा से क्वेश्चंस लगा लिए तो आप फेमिलियर हो गए उनसे। अब नेक्स्ट टाइम जब आप यूथ कंपटीशन गाइड खोलेंगे तो वो क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे अपनी तरफ से, तो उसमें बहुत बिल्ड होता है कि हमने जो जी। सीखा वही क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम सही कर रहे हैं उनको, है ना। तो वो एक तरह से ये कि प्रैक्टिस हो जाती है और हमें करना चाहिए। यूथ कंपटीशन गाइड में भी बुलेट पॉइंट के उसमें मतलब बुलेट पॉइंट्स में काफी हाँ सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जी जैसे हम जी जी। शेक्सपियर पढ़ रहे हैं या हम मिल्टन पढ़ रहे हैं, तो बुलेट फॉर्म में काफी सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि बहुत बेनिफिशियल है। तो एक तरह से रिवीजन हो जाता है दोनों, अगर हमारे पास बुक्स है, एस के हम्म। अरोड़ा है, रंजीत सिंह है और उसके बाद यूथ कंपटीशन वाले पेपर्स हैं, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है, एंड विच इज वेरी बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल। आई थिंक तो आपका जो टीजीटी डी ट्रिपल एस डी में इतने अच्छे स्कोर आए हैं तो उसके पीछे का भी सीक्रेट आपका यही है आई थिंक। उसमें जो आपका फर्स्ट जी पेपर में जी जी हेल्प, बिल्कुल। रीट की प्रिपरेशन ने आपको फर्स्ट पेपर में हेल्प किया होगा और यूपी टीजीटी ने आपको सेकंड में हेल्प किया होगा आई थिंक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी अच्छा। तो एक विवा का क्वेश्चन ये भी था कि उनको कितना, कितने महीने उनको जो, क्योंकि वो फ्रेश है न्यू है, जैसे कि ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन आई थिंक हर पर्सन जो है लिटरेचर छोड़ ही देता है। आई डोंट थिंक कि कोई एक दो पर्सन होगा जिसका सपना होगा आफ्टर ग्रेजुएशन कि वो यूपी टीजीटी का एग्जामिनेशन दे। ना मेरा था, आपकी बातों से आपका भी नहीं था ग्रेजुएशन के बाद यूपी टीजीटी, बट तो उनका कहना है कि जीरो लेवल पे वो एकदम एकदम ब्लैंक है उनका माइंड। जैसे जो नॉर्मल कॉलेजेस, जी जहाँ मैं अपनी बात करूँ या जो मेरे एरिया के खास क्लासेस की बात करूँ, ग्रेजुएशन में भी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, सो ज्यादातर क्लासेस वो नहीं अटेंड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉलेज, बिकॉज ऑफ जी। द मेनी वेरियस प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन विलेज एरियाज। सो उनका लिटरेचर नाता जो है बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया है। उनको ये तक नहीं पता है कि रेनेसा क्या था, रिफॉर्मेशन क्या हुआ, रेस्टोरेशन क्या हुआ, शेक्सपियर कौन थे। बट दे हैव अ डिग्री इन बैचलर ऑफ आर्ट्स, ब्रैकेट में लिखा हाँ हुआ जी जी। इंग्लिश लिटरेचर, एंड नाउ दे हैव कंप्लीटेड देयर बीएड एंड दे वांट टू टेक पार्टिसिपेट इन यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन। तो उनके लिए क्या आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखिए कैसे डेवलप करे पहले? देखिए मेरा ये मानना है कि यूपी टीजीटी जो एग्जाम है ना, ये नौकरी लेवल एग्जामों में एक सबसे आसान एग्जाम मैं इसको बोलता हूँ। और वो इसलिए बोलता हूँ, सबसे पहली चीज तो ये कि जिस विषय का हमें टीचर बन वही पूछ रहा है बस ना। बस क्योंकि बिल्कुल। केवी है तो आपसे मैथ भी पूछेगा, जीके भी पूछेगा, तो फालतू हमारा ध्यान ये कहीं नहीं भटकाता है। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है तो जाहिर सी बात है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, हाँ है ना। बिल्कुल। तो ये नो वही डाउट। पूछता है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि पूरा का पूरा टीजीटी का खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, और ऑब्जेक्टिव में भी नेगेटिव नहीं है, तो गलत करने पर भी हमें नुकसान नहीं होता। तो ये एक दूसरी अच्छी बात है। पीजीटी में फिर भी होता है कि आपका इंटरव्यू है, तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए जो आप ना बता पाए, है ना। लेकिन टीजीटी में सबसे अच्छी चीज है एमसीक्यू होता है। और एमसीक्यू की अच्छी चीज क्या है कि हमें जो क्वेश्चन है ना वो रिकॉल करना पड़ता है ना। मतलब आंसर हमें दिया गया, हमें उन चारों से पहचानना है। तो उसके लिए बिल्कुल। अच्छी बात यह कि अगर हमने एक बार भी वो उस क्वेश्चन पे से गो थ्रू किया है, एक बार भी वो क्वेश्चन हमारी नजर के आगे से आया है, तो हम तुक्का लगा सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर जी यही जी। इंटरव्यू है और आपसे पूछा जाए कि शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए थे, अब आपको उसका उत्तर नहीं आता है तो आप नहीं बता पाएंगे, है ना। लेकिन एमसीक्यू में आपके सामने चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं और आपको लग रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये मुझे जाना पहचाना लग रहा है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। और ये जो बुक्स है हमारी, चाहे वो अरोड़ा जी की बुक्स हो, चाहे वो रंजीत सर की बुक हो, तो उनमें बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारी चीजें समझाई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें, यस, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू हाँ, करिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत होगी। मतलब किसी ने अच्छे से लिटरेचर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए ये इतना कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी लेवल बहुत ही बेसिक रखा गया है इसका। और ग्रामर की बात है तो देखिए, ग्रामर में मैं एक सजेशन दूंगा कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने बताया कि विलेज बैकग्राउंड से बच्चे हैं या कॉलेज में इतना क्लास नहीं गए, रेगुलर पढ़ाई नहीं की है, ग्रामर में उनको दिक्कत आ सकती है। तो ग्रामर के लिए मैं सजेस्ट करती, अगर आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं या बुक से आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी टीचर का, कोई भी टीचर, क्योंकि इतनी एडवांस ग्रामर नहीं पूछी जाती है ना, मॉडरेट ही पूछी जाती है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं, कुछ है ना मॉडरेट भी होते हैं।
बहुत किसी हाई भी लेवल टीचर का, क्वेश्चन आप एक आते हैं एसएससी तो वाला ग्रामर का कोर्स ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन आप कहीं से भी एक सिंथेसिस, कोर्स ले लीजिए। ये आई थिंक ये दो हाँ टॉपिक हाँ, ऐसे, ये पंचुएशन, तीन टॉपिक, ये आई थिंक तीन टॉपिक है जो आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन में वन डे में नहीं मिलते एसएससी वगैरह में, अदरवाइज सिलेबस जो है आपका हाँ हाँ ऑलमोस्ट हाँ। ऑलमोस्ट सेम ही है आई थिंक। ये अच्छा लेकिन एक मैंने क्वेश्चन। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस का आपने बताया, या पंक्चुएशन का भी बताया, इनके क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान आते हैं। अगर हम हाँ एक बार ये तो किताब से भी आसान पढ़ है। लेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बात यह है कि एग्जाम का हवा बहुत बनाया जाता है, हम अपने मन में खुद से डर लेके बैठ जाते हैं। जैसे जब मैंने नवंबर में पहली बार सिलेबस देखा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एग्जाम को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मन में उसका डर इतना बैठ गया था। लेकिन वही 3 से 4 महीने की तैयारी में और मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई किया। तो रीजन वही था कि सारे पोर्शंस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया और रिवीजन बहुत किया, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो वोकैब का हो, चाहे वो लिटरेचर का हो। नाउ आई कम टू दैट पॉइंट, हवा वाला पॉइंट जो आपने बताया, जो एक एग्जाम का प्रेशर जी होता है। तो मेरे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, दो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बस बताऊंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था इस बार के एग्जामिनेशन जी में, जी जी विलियम वर्ड्सवर्थ का एक प्ले है द बॉर्डरर्स ना, वो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वो क्या है, वर्ड्स प्ले है कि, जी जी बिल्कुल। हाँ वो पूरी दुनिया जानती है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट, वो पोएट थे, वो वर्ड्स प्ले लिखेंगे, बट प्रेशर की वजह से मैंने उस क्वेश्चन को गलत किया। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज एक आया था कार्पे डियम सीज द डे वाला, फॉरेन वर्ड में, ठीक है। वो मैंने जी दसों जी बार खुद कार्पेटियम। पढ़ा है, दसों बार क्लासेस में मैंने डिस्कस किया उन सारे वर्ड्स को, एक गलती मैंने वो किया। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने लाखों बार ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रखा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कभी भी सब्जेक्ट के पोर्शन में गलती नहीं निकालते हैं, ऑलवेज द मिस्टेक विल जी फॉल इन द वर्ब्स पोर्शन। मैंने तीन क्वेश्चन गलती की, और ये सिर्फ और सिर्फ गलतियां हुई बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल उस प्रेशर की बिल्कुल। वजह से, सिर्फ एग्जाम के प्रेशर से, जानते हुए भी आप जो एग्जाम में वो गलतियां करके आते हो। मैंने एग्जाम के बाद बहुत दोस्त मिले, बहुत व्यूवर्स भी मैंने कमेंट किया कि सर ये गलती हो गई, माइनर सी मिस्टेक हो गई, तो इसको कैसे हैंडल करें, आप एग्जाम का जो प्रेशर है वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हम मॉक पेपर जितने देंगे ना, और मॉक पेपर टाइम लगा के हम देंगे। आप अकेले रूम में बैठ जाइए, मैं ऐसे ही करता था, अपने अकेले रूम में बैठ गया और स्टॉप वॉच शुरू कर ली कि जैसे हमारा 2 घंटे का एग्जाम होता है, तो मैं 2 घंटे से पहले पहले उस एग्जाम को फिनिश करूंगा, है ना। और मार्केट में ओएमआर शीट भी मिलती है, तो जी आप किसी जी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके ओएमआर शीट भी ला सकते हैं, जिससे कि वो भरने की भी प्रैक्टिस हो जाए। कई बच्चों का ऐसा होता है ना कि ओएमआर भरने की प्रैक्टिस नहीं होती, जी जी तो साथ साथ भरते चल रहे हैं, बाद में उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। तो आप 10 या 15 या 20 ओएमआर शीट ले आइए और टाइम बाउंड एग्जाम की प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट घर में। आपके पास कोई भी मॉक पेपर ले आइए आप, प्रीवियस, सबसे अच्छी बात है प्रीवियस ईयर उठाइए। यस ये बिल्कुल। प्रीवियस ईयर आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे गूगल पे, टेलीग्राम पे। और टाइम के हिसाब से उन्हें दीजिए कि 2 घंटे में हमें देना है। उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका डर निकलेगा, ये जो नर्वसनेस होती है या एग्जाम हाँ, प्रेशर जो होता ये है, ये बहुत कम होगा। दूसरी चीज, इससे हमें कमियां पता चलेंगी कि हमारी इस टॉपिक में कमियां हैं, तो वो हम तैयारी कर सकते हैं। और हमें ये भी पता चलेगा कि कॉम्प्रहेंशन में हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो इसको हमें कैसे मैनेज करना है, या ओएमआर भरने में हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। ये सारी कमियां हमें पता चलेंगी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये जो हम एग्जाम से पहले ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम करेंगे अपनी नर्वसनेस को टैकल करने के लिए। दूसरा होता है एग्जाम डे वाले दिन, जिस दिन हम एग्जाम दे रहे हैं उस दिन हम कैसे करें। तो होता क्या है कि हम बच्चे बहुत नर्वस होते हैं और पूरी रात पढ़ रहे होते हैं, सुबह सुबह भी चीजों को रिवाइज कर रहे होते हैं कि ये भूल गए तो वो भूल गए। तो मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी ये होती है, और जो कि मैंने स्कूल एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में, हर जगह फॉलो किया। एग्जाम से एक रात पहले या एक दिन पहले मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ। आप यकीन मानिएगा, यूपी टीजीटी का जो एग्जाम था उससे हफ्ते भर पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। हफ्ते भर पहले कुछ नहीं पढ़ा था, बस शेक्सपियर के कुछ प्लेस थे, क्योंकि 37 प्लेस हैं और सारे इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट। तो उनकी समरी में पढ़ रहा था, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत मिलते जुलते होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। उस समरी के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा एक हफ्ते तक। और एग्जाम वाले पूरे दिन, मतलब मैं ऐसी कोशिश कर रहा था, और जो कि हमेशा होती है कि मैं शांत रहूं, मैं ना हाइपर ना हूं, ज्यादा सोचूं नहीं। तो मैं गाने सुन रहा हूँ, मतलब मैं भरतपुर से हूँ और मथुरा मेरा एग्जाम सेंटर था, और अभी मैं मथुरा में ही मैंने ज्वाइन किया है। वहीं ओके। पे मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा कॉलेज है मथुरा का, जहाँ पे इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। तो वहीं पास में मेरा एग्जाम सेंटर था। उस दिन बारिश भी हुई थी, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं हाँ कि परेशान हो जाते हैं कि बहुत बारिश हो बारिश रही हुई। है, लेट हो जाएंगे ऐसे वैसे। तो मेरा ये दोपहर एग्जाम था, शायद 1-2 बजे के आसपास, घर से निकल गया था आराम से, मुझे पता थी आराम से पहुंचाऊंगा। बात जिस्ट ये है, इस सब बात पर खुद को काम जितना रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करें।
इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मुझे वहां पे एग्जाम सेंटर पे एक महिला बोल सकते हैं, लेडी बोल सकते हैं, मतलब मेरी हम उम्री होंगी, वो मिली। और एग्जाम से पहले वो रिवीजन कर रही थी, वोकैब पढ़ रही हैं, यूट्यूब खोल के रिवीजन कर रही हैं, और जो अपने लिटरेरी टर्म्स होती हैं वो रिवीजन कर रही हैं, और मुझसे डिस्कस कर रही हैं ऐसे बार बार में कि इसका चलो, मतलब ऐसे एक दूसरे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस क्या होते हैं वो होते हैं। तो मैंने बोला सॉरी एग्जाम से मैं इतना प्रेशर नहीं। एग्जाम की घंटी बज चुकी थी, जो 10-15 मिनट पहले कॉल बेल होती है, वो फिर भी रिवीजन में लगी हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि कम से कम अब तो एग्जाम में चलिए, मतलब एग्जाम दीजिए, और उनका और मेरा सेम रूम में था। तो बोलती हैं अरे नहीं नहीं, ऐसे रिवीजन लास्ट मोमेंट जरूरी होता है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही हंसी मजाक के लहजे में, और कुछ हो सकता है कि मेरा वो कॉन्फिडेंस भी था, तो मैंने उनको बोला कि आपका नाम जान सकता हूँ? तो उन्होंने अपना नाम मुझे बताया। तो बोलती है क्यों, रिजल्ट चेक करोगे मेरा? तो मैंने कहा कि हाँ। तो बोलती है आपका नाम क्या है? तो मैंने बताया मेरा नाम समीर पाल सिंह है। और पता नहीं कैसे, वो कुछ भी कह लीजिए आप, मेरे मुंह से एकदम से निकला कि रिजल्ट चेक करो ना तो फर्स्ट पेज पे करना, सेकंड पे नाम नहीं मिलेगा मेरा। मतलब आई वाज दैट मच कॉन्फिडेंट। एंड जब बिल्कुल रिजल्ट आया तो आई वाज रियली शॉक्ड कि वो पहली लिस्ट, पहले पेज पे पहले मेरा ही नाम पेज था। पे। एंड मैंने उनका नाम भी सर्च किया, उनका नाम भी सर्च किया मैंने, जो वो थी। तो उनकी कुछ मतलब 1200-1300 के आसपास रैंक थी। हम्म। तो मुझे नहीं पता उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अगर महिला वर्ग से होंगी तो शायद सिलेक्शन हुआ हो, मुझे नहीं पता। बात सिर्फ इतनी है कि नॉलेज उनके पास भी अच्छी थी जितनी हमारी बात हुई, लेकिन वो एग्जाम से पहले बहुत हाइपर थी, बस है ना? यही तो प्रॉब्लम काफी है गलतियां होती हैं उस चीज को लिए। ये हाँ, सबसे बड़ी वो इशू है। वही है कि एक तो एग्जाम वाले दिन हम खुद को कम रखें, और प्रैक्टिस इतनी करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि हम एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन जब जाने बचाने आता है तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और टाइम मैनेजमेंट हमारा ऑलरेडी पहले से होता है ना? तो उस चीज से कॉन्फिडेंस आता है, वो चीज बहुत नैरो डाउन हो जाती है। इससे पहले जो मैंने एग्जाम दिए थे, चाहे एसएससी का दिया हो या सीटेट का दिया हो, उसमें मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी जो आपने बताया कि जानते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए और वो हो ये गए। तो इनफैक्ट इस सबसे एग्जाम में भी मैं बोलूंगा कि हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इस एग्जाम में भी मैं बोलूंगा कि 110 क्वेश्चंस मेरे सही थे आउट ऑफ 125, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैं और सही कर सकता था, और मेरे पढ़े हुए थे, है ना? तो एक ऑमलेट की स्पेलिंग आई थी, स्पेलिंग करेक्शन जो हाँ आई थी उसमें ऑमलेट की स्पेलिंग थी। जी जी अब वो बहुत ही कॉमन स्पेलिंग है, हम सब लोग उसे पढ़ते रहते हैं, हम्म, सब ने कहीं ना कहीं लिखा देखा होगा, हिंदी इंग्लिश में भी वो, है ना? मुझे स्पेलिंग बुक से आती है क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले ही मैं कुछ आर्टिकल लिख रहा था, या पता नहीं कुछ लिख रहा था, और उसमें वो इट वाज ऑन हेल्दी डाइट, तो मैंने ऑमलेट का ही 3-4 बार जिक्र किया था। और बिकॉज ऑफ द एग्जाम प्रेशर वो क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ। तो 2 या 3 क्वेश्चन तो देखो गलत हो ही जाते हैं। हाँ इनफैक्ट जो ये तो टॉपर है है, जिनके शायद 114 या 15 क्वेश्चन सही है, तो मैं ये मानता हूँ कि उनको भी शायद 117-18 क्वेश्चन आते हैं, और 2-3 क्वेश्चन उनके भी गलत हुए होंगे। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, इसको हमें इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। बस ये कि हम कितना उसको कम कर सकते हैं, कितना उन क्वेश्चंस को नैरो डाउन कर सकते हैं कि कम गलतियां हो। एक दो क्वेश्चन तो फिर भी कभी ना कभी होगा हमारा गलती होगी, वो रिग्रेट हमें रहेगा हमेशा। चलिए सर तो थोड़ी टाइम की बाउंडेशन है यहाँ पर भी। सो यहीं से हम अपनी जी बातों को जी जी नेक्स्ट जी, सेशन में जरूर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और बाकी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात बिल्कुल करके भी। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि आप आगे भी हमारे साथ मुझे बने रहेंगे। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। हाँ और ऐसे ही हम अपने शेयर बिल्कुल करेंगे कुछ बिल्कुल अपनी एक्सपीरियंसेस को। अभी आपसे ढेर सारी बातें करनी बाकी है, क्या ज्वाइनिंग के बाद क्या प्रोसेस हुआ, और भी ढेर सारी चीजें हैं बातें करने की। बट देयर इज अ टाइम बाउंडेशन इन जूम, और ज्यादा बिल्कुल लंबा वीडियो हो जाने के बाद समझ पा रहे होंगे आप लोग, नहीं देखना प्रेफर करेंगे। सो बिल्कुल बिल्कुल। वी विल जी डिस्कस मैं समझ पा रहा हूँ। अदर टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, आपको बहुत फॉर बहुत श्योर। धन्यवाद, और उम्मीद करूंगा कि मैं आप बस हमारे एक साथ बात जुड़े रहें। जाने से जी 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 मैं जाने से पहले बस एक बात बोलना चाहूंगा कि साथ में काफी सारे लोग होते हैं और नॉन लोग होते हैं जो फोन भी करते हैं और स्ट्रेटेजीज पूछते हम्म हैं, सजेशंस चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने भी प्लान किया है कि जैसे आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ऐसे ही मैं भी यूट्यूब चैनल बनाने का प्लान किया है। बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल चैनल ऑलरेडी है, तो कोशिश करूंगा कि, मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसी वीडियो में उसका लिंक डाल सकें, तो वहां पे बिल्कुल मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा कि टाइमली मैं लोगों के जो क्वेरीज हैं उन्हें सॉल्व कर सकूं, या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा डाउट क्रिएट करती है बच्चों को, उसके ऊपर लेसन बना सकें, और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो औरों के साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल। तो आप फिफ्थ मुझे पीरियड इसका चैनल का लिंक जरूर नाम है, शेयर करिए मैं। और आई विल शेयर द लिंक विद यू। जी जी क्या नाम बताया सर आपने, एक बार फिर से प्लीज? फिफ्थ पीरियड चैनल का नाम ओके है ना? ओके अभी उस पे कुछ पुराने वीडियोस पड़े होंगे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बहुत ही जल्द मैं और भी अच्छे वीडियोस लेके आऊं लोगों के लिए उस पे।
बिल्कुल। चलिए तो दोस्तों, आपने सुन लिया, सर का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से आके सर को चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। और यकीन मानिए, मैंने भी इनसे ज्यादा समय से तो मुलाकात नहीं हुई है, बट जो भी टाइम मैंने इनके साथ स्पेंड किया, जो भी हमने बातें की हैं, यू विल फाइंड सच अ हम्बल पर्सन मिल पाना आफ्टर गेटिंग अ रैंक होल्डर। ही फर्स्ट थिंग इज ही इज अ रैंक होल्डर ना, नॉर्मल बात नहीं है भाई रैंक हासिल करना पूरे यूपी में। सेकेंडली, ही हैज आल्सो क्वालिफाइड ड्यू टू प्री एग्जामिनेशन विथ डिसेंट नंबर, बहुत अच्छा मार्क्स इनका 136। तो इतने हम्बल पर्सन आपको मिलेंगे नहीं। बाकी आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और समय टाइम टू टाइम में सर आपको उस चैनल पर भी देखने को मिलेंगे, और विंसन क्लासेस पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनको लेकर आऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, फिर बातें होंगी इसके आगे, कंटिन्यू करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मनीष। और मैं साइन ऑफ करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो अगर और आपको मैं हम्बल दिख रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि आप भी हम्बल है। ठीक है। और मुझे भी आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ में ऐसे ही मिलके लोगों के लिए और हेल्पिंग कंटेंट जो है वो क्रिएट करते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट मनीष।